जुलाई माह के करंट अफेयर्स में एक हमने नवाचार किया था। वो ये कि टाइप फॉर्मेट में हमने ही इंग्लिश और हिंदी दोनों का एक साथ आप लोगों को करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाना शुरू किया था। लेकिन बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि पुरानी पद्धति में ही चले, तो हमने दोनों ही ऑप्शन, बहुत सारे लोग उस ऑप्शन को भी स्वीकार कर रहे थे, लेकिन जो बहुमत था वो हस्तलिखित के पक्ष में था। तो ये हैंड रिटन फॉर्मेट में डेली जैसे आता था करंट अफेयर्स परीक्षा खबरी, वो आता ही रहेगा। इसके अलावा आप लोगों को साप्ताहिक और मंथली इस फॉर्मेट में जो टाइट फॉर्मेट वाला चल रहा था वो प्राप्त होगा। ठीक है, दो संस्करण, साप्ताहिक वाला और मंथली वाला, वो आपको दोनों रूपों में प्राप्त होगा। बाकी डेली वाइज जो करंट अफेयर्स जिस तरीके से चल रहा था वैसे ही चलेगा। चलिए, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था देश में। 101वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था। वहीं 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, डॉक्टर्स डे के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि प्रख्यात भारतीय चिकित्सक विधान चंद राय का जो जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को हुआ था। इनकी मृत्यु भी बहुत ही एक संजोग है अजीब सा, मृत्यु भी 1 जुलाई 1962 को हुई थी। ये 14 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1961 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। तो विधान चंद राय की स्मृति में 1991 से ही डॉक्टर्स डे के रूप में भारत में मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। 1 जुलाई 2024 को ही दोस्तों एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए, क्रमशः भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि आईपीसी 1862 का स्थान लेगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि सीआरपीसी 1973 की जगह लेगी, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेगी। 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ। उपेंद्र द्विवेदी, जनरल मनोज पांडे के रिटायरमेंट के बाद ये थल सेना के नए अध्यक्ष बने हैं। थल सेना के ये 30वें अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। कैसरे? तीसरे अध्यक्ष हैं। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगले चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। क्या नाम है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। महाराष्ट्र की सरकार ने मुख्यमंत्री मेरी या माझी लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की तर्ज पर शुरू किया है। इसमें 21 से 65 वर्ष की महिलाएं पात्र जो होंगी उनको 1500 रुपये हर महीने वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा। पात्र महिलाओं के लिए गरीबी हो गया, आय आदि आधार रखे गए हैं। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाते हैं। नासिक महाराष्ट्र में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में किया गया। ये तोपखाना ऐसा नहीं कि पहली बार, यहाँ पहले तोपखाना था, लेकिन इसका कुमार मंगलम तोपखाना संग्रहालय के रूप में पुनर्निर्माण किया गया है। कहाँ पे? नासिक में। यहाँ पे तोप रखे गए हैं दर्शाने के लिए। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाया जाता है। कब? 3 जुलाई को। बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा। अमरावती, महाराष्ट्र के अमरावती की बात हो रही है, एक अमरावती आंध्र प्रदेश में भी है, उसकी बात नहीं हो रही है। तो महाराष्ट्र के अमरावती में एयर इंडिया के द्वारा दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। एयर इंडिया के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल अमरावती महाराष्ट्र में खोला जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ है। अर्थात अब यहाँ पर इससे संबंधित कोर्स किए जा सकते हैं। कहाँ? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में। नीदरलैंड जिसको डच भी कहते हैं, वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं डिक स्कूफ। किसके स्थान पे? मार्क रूट के स्थान पर। मार्क रूट क्यों हटे? क्योंकि ये नाटो के महासचिव बन गए हैं।
तो दोनों चीजें याद रखिएगा। नाटो के महासचिव कौन बने? मार्क रूट। और नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? डी किस्कूफ। भारत में नए एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? राजेंद्र खन्ना। और डिप्टी एनएसए दो लोग बने हैं, टीवी रविचंद्रन और पवन कपूर। एनएसए कौन है? अजीत डोभाल साहब हैं, आपको पता ही है। T20 विश्व कप जो कि 9वां संस्करण था 2024, इसका आयोजन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज में हुआ। कुल 20 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। ध्यान रखिए, अभी तक 16 टीमें, पिछली बार अगर देखें तो 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, इस बार 20 टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता कौन रहा? भारत रहा। भारत दूसरी बार विश्व कप जीतने में सफल रहा। पहला संस्करण भारत ने जीता था जो कि 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हुआ था, और ये 9वां संस्करण 2024 वाला भी भारत ने जीत लिया है। किसको हराया फाइनल में? दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर टूर्नामेंट भारत ने जीता। भारत ने पहला संस्करण जो था 2007 में जीता था। भारत के अतिरिक्त 2 ही ऐसी टीमें हैं, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, जो 2-2 बार विजेता रही हैं इस टूर्नामेंट के। मैन ऑफ द फाइनल मैच कौन रहा? विराट कोहली रहे। मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा? जसप्रीत बुमराह रहे। सर्वाधिक विकेट किसने लिया? अर्शदीप सिंह, जो कि भारतीय गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं। इसके अलावा फजल उल हक फारूकी, ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, तेज गेंदबाज हैं। दोनों ने 17-17 विकेट लिए हैं। भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा, कोई भी मैच हारा नहीं, और इस तरीके से बिना कोई मैच हारे टूर्नामेंट जीतने वाला पहला ये टीम बना। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इसके साथ ही संन्यास भी ले लिया। बीसीसीआई द्वारा 125 करोड़ रुपए, ध्यान रखें कितने पुरस्कार की राशि की घोषणा की गई? बीसीसीआई के द्वारा 125 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा टीम के लिए की गई। जो 10वां संस्करण होगा दोस्तों, अगला जो होगा, भारत और श्रीलंका इन दोनों के संयुक्त मेजबानी में कहाँ कब होगा? 2026 में होगा। कोलंबो प्रोसेस ये कहाँ पर आयोजित हुआ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आपको बता दें कोलंबो प्रोसेस का सचिवालय या मुख्यालय भी जिनेवा में ही स्थित है। आईएमओ जो वहाँ का है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, उसी के अंतर्गत ही इसका सचिवालय स्थित है। भारत की अध्यक्षता में इस बार यह सम्मेलन आयोजित हुआ, ये प्रोसेस आयोजित हुआ। पहली बार है जब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। वर्ष 2024 से 2026 तक के लिए भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। वर्ष 2003 में कोलंबो प्रोसेस की स्थापना की गई थी। इसमें 12 एशियाई देश सदस्य हैं, जिसमें भारत, चीन जैसे देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय या सचिवालय जेनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के परिसर में। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 विंग्स जो संस्था है केरल, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार यह पुरस्कार पी गीता को उनके उपन्यास आन ठचकुल के लिए दिया गया है। निर्माण पोर्टल केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले छात्रों के आगे अर्थात मुख्य परीक्षा के लिए सहायता के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें एससी, एसटी, महिला और ट्रांसजेंडर समुदायों को लक्षित किया गया है। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा 15वां अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला आयोजित हुआ। टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पे? दिल्ली के प्रगति मैदान में। ये 15वां इंटरनेशनल टॉय फेयर इसका नाम था, आयोजित हुआ। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस बार जो 13वां संस्करण है वो ताक नामक जगह पे, जो कि थाईलैंड में स्थित है, आयोजित हुआ। एमएसएमई सहज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में एमएसएमई सहज नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। एमएसएमईज को 15 मिनट के भीतर ही बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के 1 लाख रुपए तक का ऋण यह
उपलब्ध कराएगा इस पोर्टल के माध्यम से। विश्वनाथन आनंद भारत के शतरंज चैंपियन हैं। रिकार्ड 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज चैंपियन ये बन गए हैं। रिकार्ड 10वीं बार मतलब 10 बार अभी तक किसी ने नहीं जीता है इस चैंपियनशिप को। ई सांख्यिकी पोर्टल उन्नत डाटा एक्सेस के लिए सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। क्या नाम है? ई सांख्यिकी पोर्टल। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल ही में यह आयोजित हुआ। डॉक्टर BN गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? डॉक्टर BN गंगाधर। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ हाल ही में किया गया है। किस योजना का? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी जिसमें 6,000 रुपये दिए जाते थे। हाल ही में उसमें बढ़ोतरी की भी घोषणा की गई है। कितना बढ़ जाएगा? 6,000 से कितना हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। हालांकि बजट हम कवर करेंगे तो उसमें बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। आर्थिकी से एक अलग वीडियो ही आएगा तो उसमें और भी चीज़ें, बजट हमने इसीलिए नहीं दिया है कि उसमें हम सब कुछ आर्थिकी का शामिल कर लें जो आपके प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा चाहे PCS का दे रहे हो चाहे RO का दे रहे हो, ठीक है। तो अभी तक तो मैं यही बना रहा था, हैंड रिटन उसको भी बनाऊंगा। अब ये इसका काम खत्म हो गया तो अब बजट पे काम होगा, बजट को हैंड रिटन करेंगे। क्योंकि पहले हैंड रिटन की योजना नहीं थी लेकिन आप लोगों की डिमांड की वजह से हैंड रिटन की योजना हमने बनाई। अब ये बन गया है करंट अफेयर्स आपका मंथली। अब बजट पे काम होगा, कल परसों में आपको बजट भी तैयार मिल जाएगा। न्योमा चुशुल क्षेत्र लद्दाख में ये क्षेत्र स्थित है, ध्यान रखिएगा। कहाँ है? लद्दाख में। बाढ़ के कारण हाल ही में यह चर्चा में रहा। यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी हाल ही में। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनको यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष, ध्यान रखिए यूरोपियन काउंसिल नहीं है ये, सॉरी यूरोपियन काउंसिल है ये, यूरोपियन आयोग नहीं है। यूरोपीय आयोग अलग है, यूरोपियन कमीशन अलग है और ये यूरोपीय परिषद है, काउंसिल है। काउंसिल और कमीशन में अंतर है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डर लेयान है और एंटोनियो कोस्टा ये यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं जो कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। भारत अपने संपूर्ण प्राणी जगत की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कौन? भारत। एशियाई विकास बैंक हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए भारत सरकार के साथ इसने एक ऋण पत्र पर समझौता किए हैं कि महामारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ो, हम जो है जितना मांगोगे ऋण दे देंगे। 24वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 4 जुलाई 2024 को अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित हुआ। ये शिखर सम्मेलन, राष्ट्रपति कौन है कजाकिस्तान के? कासिम जोमार्ट टोकायेव, जिन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए बल्कि भारत से जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया भारत का। ध्यान रखने वाली बात है कि बेलारूस SCO के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ पहली बार, ठीक है। अर्थात आधिकारिक रूप से SCO का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया? बेलारूस। SCO की बात करें तो वर्ष 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आपको बताएं इसके पहले इसका जो पूर्वगामी संगठन के रूप में जानते हैं जिसको, उसको कहते हैं शंघाई 5, ठीक। इसमें 5 देश थे। उज्बेकिस्तान बाद में सम्मिलित हुआ था जब इसका नाम संघाई हो गया था। संघाई 5 का जो गठन हुआ था 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और रूस, इन 5 ने मिलकर किया था। बाद में उज्बेकिस्तान जब 2001 में सम्मिलित हुआ तो इसका नाम संघाई सहयोग संगठन हो गया। हेडक्वार्टर SCO का बीजिंग चीन में है। शंघाई 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके 2 नए सदस्य बने थे, 7वें और 8वें सदस्य। 9वां जो सदस्य बना इसका पूर्ण 2023 में ईरान बना। वहीं 10वां पूर्ण सदस्य 2024 में बेलारूस बना।
पर्यवेक्षक देश दो हैं इसके, अफगानिस्तान और मंगोलिया, जो कि भविष्य में, निकट भविष्य में ये दोनों भी सदस्य बन जाएंगे, अभी नहीं बने हैं। 25वां जो एससीओ शिखर सम्मेलन होगा चीन में आयोजित होगा। महत्वपूर्ण एक फैक्ट है कि किंगदाओ शहर जो चाइना का है उसको वर्ष 2024-25 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। ठीक है। कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कीर स्टारमर लेबर पार्टी से ये आते हैं। हाल ही में लेबर पार्टी वहां पर हुए आम चुनाव में विजयी हुई। कंजर्वेटिव सरकार जो 14 वर्ष से सत्ता में थी उसकी सत्ता समाप्त हो गई। हेमंत सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद तीसरी बार इन्होंने चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। इस मिशन को 30 जून 2024 को यह समाप्त होना था, किंतु 31 मार्च 2025 तक इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, इसलिए चर्चा में आया है। 6 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया गया। जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाते हैं। इस बार जुलाई का जो पहला शनिवार पड़ा 6 जुलाई को पड़ा। इस बार की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की, सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। 6 जुलाई को ही विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दरअसल 6 जुलाई 1985 को लुई पाश्चर के द्वारा जूनोटिक रोग के खिलाफ पहला टीका विकसित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, 6 जुलाई 1885 होगा ये। ठीक है, 6 जुलाई 1885 को जूनोटिक रोग के खिलाफ पहला टीका विकसित किया था इन्होंने। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में वहाँ पर स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो परिसर है, दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो पूछेगा दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में KIIT परिसर में। सोपना कलिंगल भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा इनको हाल ही में स्पाइस अवार्ड, मसाला अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। किसे? सोपना कलिंगल को। आप लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ये कहाँ पर स्थित है? बजाज ऑटो दुनिया की पहली CNG बाइक, क्या नाम है? फ्रीडम। किसने लॉन्च किया है? बजाज ऑटो ने। दुनिया की पहली CNG बाइक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बाइक फ्रीडम लॉन्च किया बजाज ऑटो ने। इसको बनाया है नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा जो हमने आपको बताया, IISR। देखिए IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च भी है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है। ये IISR मसाला अनुसंधान संस्थान है जो कि कोझिकोड केरल में स्थित है। तो जिन्होंने कोझिकोड लगाया होगा या लिखा होगा सही है। मध्य प्रदेश में सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नई दिल्ली में ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग सस्टेनेबिलिटी GCPRS का आयोजन हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में। प्लास्टिक पर यह आयोजन ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग सस्टेनेबिलिटी का आयोजन हुआ। हाल ही में रक्षा अलंकरण समारोह का चरण 2, इसके पहले चरण 1 भी संपन्न हुआ था जुलाई में ही। चरण 2 19 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। राष्ट्रपति के द्वारा अलंकरण प्रदान किए गए। कुल 96 अलंकरण इस चरण 2 में प्रोवाइड किए गए। कौन कौन? परम विशिष्ट सेवा मेडल कितने? 32। उत्तम युद्ध सेवा मेडल कितने? 4। बार टू अति विशिष्ट सेवा मेडल 2 और अति विशिष्ट सेवा मेडल 58। कुल 96 चरण 2 में ये प्रोवाइड किए गए। इसके पहले 5 जुलाई 2024 को चरण 1 के तहत 10 कीर्ति चक्र जिसमें 7 को मरणोपरांत और 26 शौर्य चक्र 7 को मरणोपरांत। कुल कितने हुए? 26 10 36
पहले चरण में प्रोवाइड करवाए गए थे, दिए गए थे। आपको हम बता दें कि जो जो युद्ध सेवा मेडल या युद्ध सेना मेडल दिए जाते हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, इसी क्रम में याद रखिएगा। सबसे बड़ा किसे माना जाता है? परमवीर चक्र को, उसके बाद अशोक चक्र को, फिर महावीर चक्र को, उसके बाद कीर्ति चक्र को, फिर वीर चक्र आता है, उसके बाद शौर्य चक्र आता है। इसमें से परमवीर चक्र यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये तीनों युद्धकालीन जो सेवा प्रदान की जाती, युद्धकालीन पराक्रम पर दिया जाता है। वहीं अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा ये अवार्ड है, सबसे बड़ा सम्मान है, सैन्य सम्मान है। इसके अलावा कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भी शांति काल में दिए जाने वाले सेना मेडल हैं। संपूर्णता अभियान हाल ही में नीति आयोग के द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया है। 3 माह तक ये अभियान चलेगा, तो अभी चल रहा है। इसको किस लिए चलाया जा रहा है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों की प्रभाविकता में वृद्धि के लिए। इसमें 6 संकेतक, दोनों में 6 संकेतकों को पूर्ण करने का लक्ष्य बनाया गया है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग का अभियान है, ध्यान रखें। मित्र वन, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी और नेपाल की सीमा पर कौन से वन स्थापित होंगे? मित्र वन स्थापित होंगे। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत सीमा पर स्थित 35 जिलों में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखी है। इसमें से जो 35 जिले हैं, इनमें नेपाल के बॉर्डर पे जो स्थित जिले होंगे वहाँ पर मित्रवन, और अन्य जिलों में जो अन्य राज्यों के साथ मिले हुए हैं वहाँ पर भी वन लगाए जाएंगे, लेकिन उनको मित्रवन नहीं कहा जाएगा। मित्र मतलब नेपाल, ठीक। चूँकि उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ एकमात्र, नेपाल वो कंट्री है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा एकमात्र देश से लगती है उत्तर प्रदेश की, वह है नेपाल, ठीक। तो उसके साथ मित्र वन लगाए जाएंगे। जोरावर स्वदेशी हल्के टैंक हैं, डीआरडीओ और एल&टी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। हाल ही में जोरावर का अनावरण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। ब्रिटेन में नई सरकार बनी लेबर पार्टी की, 25 मंत्री बने हैं इस सरकार में प्रधानमंत्री को लेकर के, जिसमें 11 महिलाएं हैं। ध्यान रखिएगा कितनी? 11 महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कीर स्टारमर। डिप्टी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री कौन बना? एंजेला रेनर। रेचल रीव्स देश की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बनी है। कौन? रेचल रीव्स। यवेट कपूर ब्रिटेन के नए गृह मंत्री बने हैं। डेविड लैमी नए विदेश मंत्री, इनका नाम आप अक्सर सुनोगे, डेविड लैमी का याद रख लीजिएगा। जॉन हेली रक्षा मंत्री बने हैं। खेल मंत्री कौन बना है? भारतीय मूल की हैं लिसा नंदी। खेल और संस्कृति मंत्रालय भी इनको बाद में दिया गया, तो भारतीय मूल की हैं लिसा नंदी, ये खेल मंत्री बनी हैं ब्रिटेन की। हाथरस उत्तर प्रदेश में स्थित जिला है। 3 जुलाई 2024 को एक सत्संग में भगदड़ से सैकड़ों लोगों की मौतें हो गईं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया है, 3 सदस्यीय आयोग है, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव हैं। हेमंत राव और भावेश कुमार सिंह अन्य सदस्य हैं। ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंडेक्स हाल ही में जारी हुआ, किसके द्वारा जारी हुआ? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो के द्वारा। इसके द्वारा 2024 से 2023 के प्रदर्शन पर यह इंडेक्स आधारित है। चीन पहले पायदान पे है, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे दक्षिण कोरिया, चौथे पे जापान, 5वें पे भारत है। तो इस पे 2024 से 2023 तक इन देशों ने सर्वोत्तम कार्य किया है जनरेटिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स के इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। नई दिल्ली में 3 जुलाई 2024 को ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कब हुआ? 3 जुलाई को।
ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट हाल ही में मर्सर नामक एक संस्था के द्वारा जारी की गई। 226 शहरों के लिए जारी इस रिपोर्ट में सबसे महंगे शहर श्रमिकों के लिए जो दुनिया में हैं, पहले स्थान पे हांगकांग, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे ज्यूरिख। सबसे सस्ते शहर कौन है, अर्थात सबसे निचले पायदान पे कौन है, तो अबुजा, लागोस और 224 नंबर पे है इस्लामाबाद। नीचे से 3 सबसे महंगे शहर अर्थात दुनिया के सबसे सस्ते शहर 226 शहरों में अगर देखा जाए तो अबुजा, लागोस और इस्लामाबाद हैं। भारत, देखिए अबुजा और लागोस दोनों नाइजीरिया के शहर हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान का शहर है, इतना तो आपको मालूम ही होगा। भारत की बात करें तो भारत से सबसे ज़्यादा महंगा शहर अगर इस लिस्ट में कोई है तो मुंबई है। हालांकि 226 शहरों में 136वें पायदान पे मुंबई है। दूसरे स्थान पे दिल्ली है 165वें पायदान पे। तीसरे स्थान पे चेन्नई है 189वें पायदान पर। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1990 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1989 में इस दिवस को घोषित किया था। इस बार की जो थीम है वो है किसी को पीछे न छोड़ें, सबकी गिनती करें, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। आपको बता दें कि 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई। इसके अलावा 2 डेट और याद रखिएगा, एक 31 अक्टूबर 2011 की जब विश्व की जनसंख्या 7 अरब हो गई थी, और 15 नवंबर 2022 जब विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई। और इसके साथ ही एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिला जब भारत 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया। दूसरे स्थान पर अब चीन है। प्रधानमंत्री मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे। आपको बता दें कि 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी इस दौरान प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया, रशिया में मॉस्को में। सबसे पहले प्रधानमंत्री 8 से 9 जुलाई रूस में गए, जहां पर उनको सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जो रूस का है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। हालांकि इसकी घोषणा 2019 में की गई थी। रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। इस सम्मान को पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय नेता हैं जिनको रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आपको बता दें कि भारत रूस वर्ष 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य के समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। कितने? $100 बिलियन के। कब तक? वर्ष 2030 तक। इसके बाद प्रधानमंत्री 9 से 10 जून 2024 ऑस्ट्रिया में रहे। 9 जून को पहुंचे थे शाम को, 10 जून को यहां पर इनका आधिकारिक कार्यक्रम रहा। 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ऑस्ट्रिया यात्रा थी। हरित हाइड्रोजन पर इस दौरान ऑस्ट्रिया के साथ समझौते हुए। ऑस्ट्रिया की चांसलर कौन है? कार्ल नेहमर, जिनके साथ प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय वार्ता भी की। भारत ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय संबंधों के इस वर्ष 75वें वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री की यह यात्रा दोनों देशों के मध्य आपसी संबंधों के लिए एक मैंडेट है। प्रोजेक्ट परी, परी मतलब पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, हाल ही में प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय, याद रखेगा मंत्रालय भी पूछ सकता है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा विश्व धरोहर समिति जो यूनेस्को की 46वां सत्र इसका आयोजित हो रहा है, भारत में नई दिल्ली में आयोजित हुआ, उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट परी का आरंभ किया गया। सार्वजनिक कला के प्रदर्शन के साथ ही दिल्ली के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के जो पुरुष टीम है उसके मुख्य कोच नियुक्त कर दिए गए हैं, तीनों ही फॉर्मेट के। इसके पहले राहुल द्रविड़ थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश में टाटा पावर के द्वारा, किसके द्वारा? टाटा पावर के द्वारा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ से? वाराणसी से। कौन सी पहल का आरंभ हुआ? घर घर सोलर पहल का आरंभ हुआ। इसका उद्देश्य क्या है घर घर सोलर पहल का भैया? छत पर सौर ऊर्जा के माध्यम से, अर्थात आपकी छत पर सौर ऊर्जा उपकरणों के माध्यम से हर घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना।
इसके लिए 1,08,000 रुपए तक की अधिकतम सब्सिडी का प्रावधान भी रखा गया है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और आईसीएमआर की महानिदेशक हैं। वर्तमान में भारतीय एक महान प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा टीबी उन्मूलन कार्यक्रम या क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इनको प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है इस कार्यक्रम का। किसे? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। रोशनी मल्होत्रा या रोशनी नादर मल्होत्रा HCL टेक की अध्यक्ष हैं। इनको हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर, फ्रेंच भाषा में है, इंग्लिश में इसको नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहेंगे, इससे सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में ग्लोबल स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन हुआ। आदित्य बिरला कैपिटल और अन्य संस्थाओं ने मिलकर इसका आयोजन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में ग्लोबल स्टार्टअप सम्मेलन। ध्रुव सितवाला भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन्होंने, जो कि सऊदी अरब रियाद में आयोजित हुई, पंकज आडवाणी को हराकर जीत लिया। ये इनका तीसरा खिताब है। इसके साथ ही महिला वर्ग में अनुपमा रामचंद्रन ने पहला खिताब यह जीत लिया अपना। महिला वर्ग में अनुपमा रामचंद्रन ने। पेरिस ओलंपिक 2024 भारत में देखिए 31वें ओलंपिक है, ध्यान रखिएगा। ये भारत उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक किसको बनाया है? PV सिंधु और शरद कमल अचंता को। वहीं सेव डी मिशन भारत ने किसको बनाया है? सेव डी मिशन कौन होता है? सभी खिलाड़ियों की तरफ से जो प्रवक्ता होता है उसको सेव डी मिशन कहते हैं। गगन नारंग को बनाया गया है। ठीक है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलाला कौन? मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की एक लड़की थी जिसका जन्म 12 जुलाई 1997 को हुआ था। 2012 में तालिबान की गोलियों का ये शिकार हो गई थी, क्योंकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए ये लड़ रही थी। 2012 में तालिबान की गोलियों का शिकार हुई। 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति के लिए इनको दिया गया। भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्होंने ये अवार्ड जीता था। ठीक है ना। तो मलाला दिवस 12 जुलाई को। यूनेस्को 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि 11 देशों में 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है इसने। हालांकि उन स्थलों को जानने की आवश्यकता नहीं, वो आएंगे भी नहीं। ठीक है। बड़े अजीबोगरीब नाम भी हैं, आपको याद भी नहीं होंगे। ठीक, चाहे तो देख लीजिएगा इंग्लिश वाले, हिंदी वाले जो संस्करण है टाइप फॉर्मेट, उसमें वो रहेगा। लेकिन इतना महत्वपूर्ण ये प्रश्न नहीं है। इतना पूछ सकता है 11 नए स्थलों को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया, जिसमें भारत का कोई है नहीं तो उसका जिक्र करते तब महत्वपूर्ण हो जाता। उपारियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना सियांग नदी पर प्रस्तावित 11,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। किस नदी पर है? उपारियांग सियांग नदी पर। उपारियांग सियांग याद रखिएगा। ये चीन के 60,000 मेगावाट सुपर जो डैम है तिब्बत में, तिब्बत चीन बॉर्डर के पास जो स्थित है, चीन ने बनाया है, उसके मुकाबले इस परियोजना को भारत ने शुरू किया है। क्या नाम है? उपारियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना। ब्रिक्स गेम्स 2024 जो कि रूस के कजान में 12 से 23 जून 2024 तक आयोजित हुए। 53 देशों के 2,851 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। भारत से 142 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 27 खेलों में कुल 387 पदक इसमें दिए गए। अब तक का अगर खेलों के मामले में देखें तो सबसे बड़ा आयोजन ब्रिक्स गेम्स का यही रहा। वर्ष 2023 में जो कि सबसे बड़ा आयोजन अब तक का था, 2024 के पहले 5 खेल मात्र शामिल थे, इकट्ठे 27 खेल। तो एक बड़ा आयोजन, वृहत आयोजन ये था। इसमें रूस ने सबसे ज़्यादा पदक जीते 509, उसके बाद बेलारूस, फिर चीन, फिर उज्बेकिस्तान, फिर ब्राज़ील, फिर ईरान, फिर अजरबैजान, और भारत ने कुल 29 पदक जीते। 3 स्वर्ण,
6 रजत और 20 कांसे के साथ। मध्य प्रदेश, हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा हाल ही में किस प्रदेश ने की है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय, एक्सीलेंस स्कूल या एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा मध्य प्रदेश की सरकार ने की। अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया हाल ही में। बी कोर, भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन, भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र है, जिसे गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में खोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी कोर, भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन, यह भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र है, जिसे गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी 2009 में की गई थी। पहले इसका नाम राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय था, अब इसका नाम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है। मेडविस, मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, हाल ही में इस सुविधा की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई है। सीधे पूछेगा यही। बांग्लादेश, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना है। कौन? बांग्लादेश। कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी समिट का ये 5वां सदस्य देश बना है। CSC की बात करें तो वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव, इन 3 देशों ने इसकी शुरुआत की थी। चौथा सदस्य जो बना था मॉरिशस बना था 2022 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? कोलंबो में है। 5वां सदस्य कौन बना है? बांग्लादेश बना है। तो अब वर्तमान में इसके 5 सदस्य हैं। कौन कौन है? भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश। पिच ब्लैक 2024 जो बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है, हर 2 वर्ष में आयोजित होता है। ऑस्ट्रेलिया में 12 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुआ। भारत ने भी इसमें भाग लिया। इसका आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा किया जाता है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है, नीति आयोग द्वारा जारी हुआ। इसका ये 4था संस्करण है। आपको बता दें कि 2018 में इसका पहला संस्करण जब जारी हुआ था, तब भारत का जो स्कोर था 57 था, जिसको आधारभूत स्कोर भी आप कह सकते हैं। मतलब स्कोर की शुरुआत ही 57 से हुई थी। ठीक है, इसके बाद कितनी प्रगति हुई? तो 2021 में भारत 66 स्कोर किया था। अभी भारत का स्कोर 71 हो गया, अर्थात लगातार स्कोर में बढ़ोतरी हुई है, प्रदर्शन में अच्छाई हुई है। राज्यों के लिए जो स्कोर है दोस्तों 57 से 79, मतलब मिनिमम 57, मैक्सिमम 79। ठीक है, इस रेंज में है। वर्ष 2018 में ये रेंज 42 से 69 थी। तो मिनिमम वाला भी बढ़ा है, मैक्सिमम वाला भी बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। लक्ष्य 1, 8, 13 और 15, कुल कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं SDG, जिनमें 16 लक्ष्यों पर यह इंडेक्स आता है, ये ध्यान रखिएगा। इन 16 में पहला वाला 8वां, 13वां और 15वां, इसमें उल्लेखनीय प्रगति की गई है, जिसमें से सर्वाधिक प्रगति, अर्थात देखें SDG इंडेक्स में सबसे ज़्यादा प्रगति भारत ने की है SDG 13 में। और SDG 13 क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, अभी इस आर्टिकल के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो भारत की बात करें, SDG इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जारी होता है, 2018 में 57 था स्कोर। 2019-20 जो दूसरा संस्करण था उसमें स्कोर 60 हुआ। तीसरा जो संस्करण था 2020-21 में स्कोर 66 हुआ। चौथा संस्करण 2023-24 में है, इसमें स्कोर 71 है। तो अगर हम एक ग्राफ खींचें तो ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हमें। वर्ष 2018 से 2024 के बीच सबसे तेज़ी से वृद्धि जो हुई कहाँ पर हुई? उत्तर प्रदेश में। इसके मध्य जो सबसे ज़्यादा SDG में प्रदर्शन में जो वृद्धि देखी गई, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम तक पहुंचने की जो यात्रा रही, उत्तर प्रदेश ने 25 अंकों तक की बढ़ोतरी की है। जम्मू कश्मीर दूसरे पायदान पे है 21 अंकों की बढ़ोतरी करके। उत्तराखंड
तीसरे पायदान पे है 19 अंकों की बढ़ोतरी के साथ। सिक्किम चौथे पायदान पे है 18 अंकों की बढ़ोतरी के साथ। हरियाणा पांचवें पायदान पे है 17 अंकों की बढ़ोतरी के साथ। अच्छी बात यह है कि कुल 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फ्रंट रनर में की श्रेणी में आ गए हैं, जबकि इनकी संख्या पिछले संस्करण में 2020-21 में कितनी थी? मात्र 22 थी। तो 10 नए जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, फ्रंट रनर की श्रेणी में, अग्रणी श्रेणी में शामिल हुए हैं। शीर्ष राज्य जो एसडीजी प्रदर्शन में रहे कौन कौन? उत्तराखंड और केरल, इन दोनों के अंक 79 हैं। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु 78 अंकों के साथ। तीसरे स्थान पे गोवा और हिमाचल 77 अंकों के साथ। चौथे स्थान पे पंजाब और सिक्किम 76 अंकों के साथ, दोनों के 76 अंक हैं। कर्नाटक पांचवें स्थान पे है 75 अंकों के साथ। छठे स्थान पे है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 74 अंकों के साथ। अब यहाँ पे पूछ लेता है कि टॉप 10 में कौन शामिल नहीं है। तो टॉप 10 में आप याद रखिएगा, इन राज्यों का नाम याद रखिएगा, ये टॉप 10 में कौन है कौन नहीं है, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक, आप गिन लीजिए, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल, पंजाब, सिक्किम, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंध्रा तक। ठीक है, और तेलंगाना भी शामिल है। क्यों? छठे में तीनों आते हैं, तीनों के स्कोर बराबर हैं। तो 10 राज्यों में इनको आप शामिल रखिएगा, 10 राज्यों में इनकी गिनती आप कर लीजिएगा। टॉप 10 में पूछेगा कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित है टॉप 10 में आपको याद हो गया है। ठीक, तो आप बाकी का पता कर लोगे कौन नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन चारों राज्यों का स्कोर कितना है? 67 है। तो उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना है? 67 है। मुख्य परीक्षा के लिए भी याद रखिएगा। सबसे निचले पायदान पे है बिहार, जिसका 57 स्कोर है। झारखंड है सब उसके बाद, अर्थात निचले से दूसरे पे 62 स्कोर है इसका। 25 जून को दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, उसी की याद में इस दिवस को रखा गया है। ये आर्टिकल के समाप्ति में मैंने कहा था, कुछ पूछा था ना आपसे, एसडीजी 13, इसमें क्या है? एसडीजी 13 क्या है? जलवायु परिवर्तन को कमी करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, ये उससे संबंधित है। ठीक है, बाकी के आपको पता ही होंगे। 1 में तो नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी को ख़त्म करना। 8 में क्या है? 8 में है आर्थिक विकास। और 15 में क्या है? जमीन पर जीवन, अर्थात जैव विविधता के बारे में है। ठीक, तो 14 का भी याद रखिएगा, ये जमीन के अंदर की जीवन पानी के अंदर जीवन की बात करता है। ठीक, अर्थात समुद्री संसाधनों की सुरक्षा की बात करता है। एसडीजी आपको रटा होना चाहिए फिलहाल। ठीक है, पूछना ही बेकार है क्योंकि इतने वर्ष हो गया है। ये तो रटा होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा कहीं भी इसका आपको ज़रूरत पड़ जाएगा। एग्रीश्योर फंड 750 करोड़ के इस फंड की घोषणा स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों की सहायता के लिए किया गया है। हालांकि एग्रीकल्चर क्षेत्र में, उर्वरकों के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स होंगे उनकी सहायता के लिए एग्रीश्योर फंड की रचना की गई है। 750 करोड़ का ये फंड होगा, जिसमें नाबार्ड का योगदान 250 करोड़, कृषि व किसान कल्याण विभाग का योगदान 250 करोड़ और वित्तीय संस्थानों का योगदान 250 करोड़ होगा। केरल जन जैव विविधता रजिस्टर पीबीआर, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? वो है केरल। गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 आंध्र प्रदेश सरकार के आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF कार्यक्रम को प्राप्त हुआ। तो APCNF कार्यक्रम किसका है? आंध्र प्रदेश सरकार का, जिसको गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। झारखंड की राजधानी रांची में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा की गई है। यह पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय होगा। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 जो कि लंदन
इंग्लैंड में आयोजित होते हैं। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने लगातार दूसरी बार जीत लिया। किसको हराकर? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। वहीं महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिस्कोवा जो कि चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं, इन्होंने इटली की जैस्मीन पाओलिनी को हराकर पहली बार जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ 2024 पुरस्कार किसको प्रदान किए गए? अविनाश रावत और ब्रिजेश नोम्बियार को। अविनाश रावत को जो कि भारतीय जहाज के कप्तान हैं, उनके चालक दल को लाल सागर बचाओ मिशन में असाधारण साहस के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही इनकी सहायता के लिए ब्रिजेश नोम्बियार को प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 2015 इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। इस बार की जो थीम है वह है यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, शांति और विकास के लिए युवा कौशल। लीजेंड्स विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप, 6 T20 विश्व चैंपियनशिप चैंपियन टीमों के बीच ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ। इनके जो लीजेंड्स हैं, जो रिटायर हो चुके खिलाड़ी हैं, वो इसमें सम्मिलित हुए। यह कहाँ आयोजित हुआ? इंग्लैंड में आयोजित हुआ। भारत ने जिसकी टीम को इंडिया चैंपियंस कहा जा रहा है, ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। यह फाइनल कहाँ पर आयोजित हुआ? एस्बेस्टन, इंग्लैंड में। मुंबई, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का यह एक केंद्रीय संगठन है। केपी शर्मा ओली को तीसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री चुना गया है। किसे? केपी शर्मा ओली को। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। हाल ही में लॉर्ड्स इंग्लैंड में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में इन्होंने संन्यास ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50,000 गेंद फेंकने वाले दुनिया के एकमात्र तेज गेंदबाज हैं। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 40,000 गेंदें फेंकी हैं, ठीक है, जो कि सर्वाधिक हैं। 188 टेस्ट इन्होंने खेले हैं, जिसमें इन्होंने कुल 704 विकेट लिए हैं। इस तरीके से देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं ये। वैसे मुथैया मुरलीधरन के नाम हाईएस्ट विकेट टेकर का ये रिकॉर्ड है, जो कि 800 विकेट के साथ अविजित हैं। 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस दौरान कृषि नेतृत्व पुरस्कार भी घोषित दिए गए। 2008 में आपको बता दें कृषि नेतृत्व पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम: नीति नेतृत्व की श्रेणी में डॉक्टर तरुण श्रीधर को, कृषि नेतृत्व की श्रेणी में चंद्रशेखर हरि को, एग्रो लॉजिस्टिक नेतृत्व में एनटीसी ग्रुप को, कार्यक्रम नेतृत्व में पूनम माला कोंडे को, खाद्य प्रसंस्करण में सर्वश्रेष्ठ राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, फूड प्रोसेसिंग में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को, विकास नेतृत्व में डेवलपमेंट लीडरशिप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, सीएसआर नेतृत्व में पारिजात फाउंडेशन उद्योग को, भारत का ये उद्योग है, एग्री बिजनेस नेतृत्व में डॉक्टर रमेश मित्तल को, तकनीक नेतृत्व में तीर्थ एग्रोटेक शक्तिमान जिसको कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का अवार्ड नागालैंड को मिला। ध्यान रखिए ये तीनों क्रम से बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य नागालैंड, सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य एनिमल हस्बेंड्री स्टेट हरियाणा, सर्वश्रेष्ठ एग्रीकल्चर स्टेट सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को। तीनों याद रखिएगा। उद्योग नेतृत्व का महाधन एग्रीटेक को, निगमित नेतृत्व कारपोरेट नेतृत्व का कोरोमंडल इंटरनेशनल को, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया? मुनीर खान को, सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड राहुल मीरचंदानी को, रिसर्च लीडरशिप अवार्ड भारतीय गन्ना शोध संस्थान IISR लखनऊ को प्रदान किया गया, एकेडमिक लीडरशिप अवार्ड इंटीग्रा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक को प्रदान किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर
कदांग कोटे कन्नन को। नवाचार नेतृत्व अवार्ड जम्मू और कश्मीर को। ये दोनों भी याद रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट डॉक्टर कदांग कोटे कन्नन और नवाचार नेतृत्व इनोवेशन लीडरशिप अवार्ड जम्मू और कश्मीर राज्य को प्रदान किया गया। रॉबर्टा मेत्सोला माल्टा की सांसद हैं। यूरोपीय संघ संसद की, ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ की नहीं, यूरोपीय संघ की जो संसद है उसकी अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुई। इस तरीके से दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला बन गई। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की यह योजना है। 5,521 वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में शामिल हैं। किसकी योजना है याद रखिएगा, NE-RACE नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि कमोडिटी ई कनेक्ट, जो ये ऐप है, एप्लीकेशन है, पूर्वोत्तर भारत को वैश्विक कृषि मूल्य श्रृंखला में मजबूती से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। फरीदाबाद हरियाणा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, जो कि फरीदाबाद में स्थित है, यहाँ पर एशिया की पहली और विश्व की 9वीं प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा लॉन्च की गई। कहाँ? फरीदाबाद हरियाणा में। कजाकिस्तान के अस्ताना में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 आयोजित हुआ। भारत ने इसमें 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते, कुल 4 पदक जीते। स्वर्ण पदक किसने जीता? वेदांत साकरे ने, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। पाल कागामे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बन गए हैं। रवांडा एक अफ्रीकी लैंडलॉक कंट्री है। 1000 पहाड़ियों की भूमि भी इसको कहा जाता है। इसकी राजधानी किगाली है। इसकी मुद्रा फ्रैंक है। अस्मिता परियोजना भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रोजेक्ट अस्मिता शुरू की गई। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यूनाइटेड ग्रांट कमीशन UGC के सहयोग से शुरू की गई है। ठीक है, इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है? 5 वर्षों, इसका जो मुख्य लक्ष्य है 5 वर्षों में 22 भाषाओं में, प्रत्येक भाषा में 1000, इस तरह से कुल 22,000 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जून 2025 तक कला, विज्ञान और वाणिज्य पर आधारित 1800 पुस्तकें भी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग ने हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। 16 जुलाई 2024 को इसका पुनर्गठन किया गया। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी, अर्थात जो प्रधानमंत्री हैं उसके पदेन अध्यक्ष रहते हैं। बाकी उपाध्यक्ष भी डॉक्टर सुमन के बेरी। 4 पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन हैं? VK सारस्वत, रमेश चंद, VK पॉल और अरविंद वीरमानी, ये पूर्णकालिक सदस्य 4 हैं। 15 मंत्री इसके सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें पदेन 4 हैं और बाकी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। जो पदेन 4 मंत्री सदस्य हैं कौन कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। CEO कौन है नीति आयोग का? VR सुब्रमण्यम। तो ये पुनर्गठन हुआ है, इसमें मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 19 जुलाई को राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। 2014 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। इस बार की जो थीम है यूनिटी थ्रू फुटबॉल, फुटबॉल के माध्यम से एकता। कोसपर अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, 1957 में सोवियत संघ के स्पुतनिक उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के बाद 1958 में कोसपार की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि 45वां वैज्ञानिक सभा इसकी बुसान, दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई। हर 2 वर्ष में इसकी वैज्ञानिक सभा आयोजित होती है। 45वीं कहाँ आयोजित हुई? हाल ही में बुसान, दक्षिण कोरिया में। फर्स्ट फैक्ट है। दूसरा फैक्ट यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मैसी अवार्ड और अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई पदक क्रमशः प्रदान किया गया। ठीक, हैरी मैसी अवार्ड किसे? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। और विक्रम साराभाई पदक किसे मिला? अनिल भारद्वाज जी को। कोपा अमेरिका 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट, जो
जो कि इसका 48वां संस्करण था। अमेरिका में यह टूर्नामेंट आयोजित होता है। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर 16वीं बार कोपा अमेरिका खिताब जीत लिया। यूरो कप, जिसे यूईएफए यूरो कप भी कहते हैं, इसका 17वां संस्करण हाल ही में जर्मनी में आयोजित हुआ। 24 टीमें इसमें प्रतिभागी थीं। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर चौथी बार यह टूर्नामेंट जीत लिया। विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1, राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट और कहानी राष्ट्रपति भवन की, ये तीनों किताबें हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों पर आधारित। इनका विमोचन हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में, मून डे के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इस डे की मनाने की शुरुआत 2022 से की गई। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 20 जुलाई को क्यों? क्योंकि 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर मानव के पहले कदम पड़े, जब नील आर्मस्ट्रांग और उनके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पदार्पण करने में सफल रहे। थीम क्या है इस बार की अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की? छाया को रोशन करना है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। अंकटाड ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट है। इसके अनुसार वर्ष 2010 से 2022 के बीच ई अपशिष्ट उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि विश्व में किस देश में देखी गई? भारत में। कितनी वृद्धि हुई? 163% की वृद्धि हुई। अंकटाड यूनाइटेड नेशंस की एक विशिष्ट संस्था है। 1964 में इसकी स्थापना की गई। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, जो कि विश्व बैंक समूह का सदस्य है, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। विकासशील देशों में मुख्यतः निजी क्षेत्र की सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई है। BBVA स्पेन की एक कंपनी है। इसके साथ मिलकर हाल ही में इसने विश्व का पहला जैव विविधता बांड, बायोडाइवर्सिटी बांड लॉन्च किया। इसकी कीमत $15 मिलियन की है। महाराष्ट्र सरकार ने 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हाल ही में लॉन्च की हैं। माझी लड़की बहन योजना, जिसमें 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। वहीं लाडला भाई योजना, जिसमें 12 पास युवाओं को 6000 रुपये प्रतिमाह, डिप्लोमाधारी युवाओं को 8000 रुपये प्रतिमाह और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपये प्रतिमाह राशि प्रदान की जाएगी। मॉरिशस, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? मॉरिशस में। उर्सुला वान डेर लेयन जर्मन राजनयिक हैं, जर्मनी की राजनयिक हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुई हैं। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा वर्तमान में जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसको अपनाया गया था। आपको बता दें तिरंगे की कहानी 1906 में पिंगलई वैकैया, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, इनके द्वारा सर्वप्रथम इसे डिजाइन किया गया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक ध्वज के रूप में इसको स्वीकृति दी गई थी। रामचरण, जो कि तेलुगु फिल्म अभिनेता हैं, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में इनको भारतीय कला व संस्कृति के राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया। कीर्ति क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा इसके दूसरे चरण की हाल ही में शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य क्या है? 100 दिनों में 1 लाख युवा एथलीटों का मूल्यांकन करना, उनकी पहचान करना। 5 प्रमुख खेल कवर इसमें किए गए हैं। कौन कौन? एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और खो खो। क्रिकेट इसमें नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। IISR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, अभी हमने आपको बताया कोझीकोड केरल में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा अपने 96वें स्थापना दिवस
पर IISR अर्थात भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को बागवानी विज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 96वें स्थापना दिवस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद यह पहले पूसा में स्थित था बिहार में, बाद में नई दिल्ली में आ गया। दिल्ली में जिस स्थान पर यह स्थित है वह स्थान भी पूसा के नाम से ही मशहूर है और इस संस्थान को पूसा के नाम से ही जाना जाता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 नई दिल्ली में यह आयोजित हुई। अक्टूबर 2024 में यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 नई दिल्ली में आयोजित होगी। अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। इसकी थीम हाल ही में लॉन्च की गई है, द फ्यूचर इज नाउ, भविष्य अभी है, यह थीम है इसकी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2024, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2024, पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब पुरस्कार ललियांजुला छांगटे जो कि मुंबई सिटी FC के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया। और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इंदुमती कथिरेसन को, जो कि राष्ट्रीय महिला टीम की मिडफील्डर हैं, इनको दिया गया। PM स्वनिधि व डे NULM में उत्कृष्टता पुरस्कार हाल ही में आवासन व शहरी मंत्रालय के द्वारा वितरित किए गए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो कि शहरों में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके उत्थान के लिए शुरू की गई थी। और डे NULM दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, ठीक है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। इन दोनों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं हाल ही में उनको पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको दिया गया? 2 श्रेणियों में। ऋण प्रदर्शन की श्रेणी में बड़े राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में लद्दाख को, पहाड़ी व पूर्वोत्तर श्रेणी में असम को और विशेष पुरस्कार महाराष्ट्र को दिया गया। वहीं इनोवेशन और सर्वोत्तम अभ्यास श्रेणी में बड़े राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को और अन्य राज्यों की श्रेणी में असम को पुरस्कार प्रदान किया गया। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये तरनजीत संधू की जगह लेंगे जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। लखनऊ राज राजधानी क्षेत्र संबंधी हाल ही में राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की गई। NCR दिल्ली के तर्ज पर स्टेट जो कैपिटल रीजन है उसकी स्थापना की जाएगी। इसमें लखनऊ के अलावा हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के क्षेत्र शामिल होंगे। कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 27,826 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा। MVC चेंज दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री फेरी है, दुनिया की पहली, जो 100% हाइड्रोजन ईंधन से संचालित है। इसको सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लॉन्च किया गया। नई दिल्ली में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, इसका आयोजन भारत मंडपम में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन अनुदान देने की घोषणा भी की गई। कितना? $1 मिलियन अनुदान। सुप्रीता CT शिवा चौहान के बाद सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? सुप्रीता CT। द रेन मिस्सी इलियट का प्रतिष्ठित गीत है, एक हिप हॉप संगीत है जिसको नासा के द्वारा एक विशेष प्रदर्शनी के द्वारा प्रकाश की चाल से अंतरिक्ष में भेजा गया। PGIMER पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इसका जो केंद्र है यह स्थित है चंडीगढ़ में, भारत में। स्वास्थ्य व कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये संस्था आती है। हाल ही में चर्चा में रही क्योंकि यहाँ पर भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय आरंभ किया गया है। ठीक है। वैश्विक दक्षिण नवाचार कार्यक्रम GSIP, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन
इन दोनों के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्यों की गई है? वैश्विक दक्षिण देशों के लिए, जो पिछड़े देश हैं, उनमें नवाचार, उद्यमिता और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी कार्यक्रम विकसित करने के लिए। स्विस ओपन 2024 भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी ने स्विस ओपन डबल्स खिताब जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में हाल ही में 2 भारतीय दिग्गजों लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को शामिल किया गया। इसके साथ ही ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और एशियाई टेनिस पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। भारत 28वां देश बन गया है इस कैटेगरी में शामिल होने वाला। रामसेस रैपिड अपोफिस मिशन फॉर सेफ्टी, ये मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का क्षुद्र ग्रह अपोफिस के अन्वेषण के लिए, उसके साथ साथ घूमने के लिए, जिसके वर्ष 2029 में 13 अप्रैल 2029 में पृथ्वी के एकदम निकट से गुजरने की संभावना है, उसके अध्ययन के लिए रामसेस अभियान को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया है। रामसेस नाम याद रखिएगा। अपोफिस क्या है? क्षुद्र ग्रह 99942 भी इसको कहा जाता है। 2004 में इसकी खोज नासा के द्वारा की गई थी। 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के निकट से गुजरने का खतरा है। यह 32,000 किलोमीटर के दायरे से होकर लगभग गुजरेगी, तो इतनी नज़दीक से गुजरेगा तो अपोफिस भविष्य में पृथ्वी से भी टकरा सकता है। ऐसी भी संभावनाएं नासा ने पिछले वर्षों में जाहिर की हैं। हालांकि 2029 में ये पृथ्वी से नहीं टकराएगा, लेकिन चूंकि पृथ्वी के इतने नज़दीक आएगा कि हमको स्पष्ट खुली आंखों से दिखाई देगा, तो इसके अध्ययन के लिए तमाम प्रयास जारी हैं। इसरो ने भी हाल ही में अपोफिस के अध्ययन के लिए तमाम घोषणाएं की हैं। UNRWA संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी 1949 में इस संस्थान की स्थापना संयुक्त राष्ट्र ने की थी, विशेषकर फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए। हाल ही में नेसेट, याद रखिए इजरायली संसद का नाम नेसेट है। नेसेट ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। इसने हमास के साथ सहयोग का आरोप लगाया है UNRWA। इसने कहा है कि UNRWA के जो सदस्य हैं वो हमास के आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं और उनकी सहायता गाजा पट्टी में कर रहे हैं। ये आरोप लगाते हुए इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। पूर्वोत्तर भारत में रेलवे कनेक्टिविटी वाली चौथी राजधानी ये बन जाएगी। आपको बता दें, बैराबी असम में स्थित है, सैरांग आइजोल मिजोरम में स्थित है। रेलवे परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसको मिजोरम की राजधानी आइजोल तक बढ़ाया जाएगा। जल्द यह परियोजना अपने अंतिम पायदान तक अर्थात अपने अंजाम तक पहुंचेगी। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना, तेलंगाना सरकार के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है। बेरोजगार युवाओं की पहचान, उससे संबंधित कैलेंडर जारी किया जाएगा, बाकायदा अन्य सहायता प्रदान की जाएगी जो तैयारी करने वाले रोजगार के लिए जो प्रयासरत युवा हैं। इसमें UPSC की तैयारी भी शामिल है। वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट हाल ही में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया। FAO की स्थापना 1945 में की गई थी। रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ पर स्टार मैंने लगाया है इसलिए क्योंकि इससे संबंधित और आंकड़े मैंने लास्ट में दिए हैं। वर्ष 2010 से 2020 तक भारत में प्रतिवर्ष 2,66,000 हेक्टेयर नए वन क्षेत्र जुड़े हैं इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में। इससे भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में दुनिया का तीसरा देश बन गया। ठीक है, पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया। वृद्धि के मामले में, वन क्षेत्र के मामले में नहीं, वन क्षेत्र के मामले में रसिया पहले स्थान पे है। यहाँ वृद्धि के मामले में देखा जा रहा है तो वृद्धि के मामले में 2010 से 2020 तक अर्थात पिछले दशक की बात करें तो चीन में सर्वाधिक वृद्धि हुई,
कितना है? 19,37,000 हेक्टेयर। ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद 4,46,000 हेक्टेयर, और उसके बाद भारत में 2,66,000 हेक्टेयर। मलोलो मार्केज स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन के पूर्व कोच हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हाल ही में ये बने हैं। कहाँ से हैं? बिलोंग करते हैं स्पेन से। 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में ये प्रारंभ हुए। सभी आंकड़े हाल ही में ये जो आयोजित होंगे खेल, अभी हाल ही में बहुत सारे पदक आप देख रहे हैं भारत जीत रहा है। तो जब ये समाप्त होगा ओलंपिक आयोजन, इसके बाद इससे संबंधित सभी आंकड़े हम प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे एक और संशोधन, 33वां ओलंपिक है ना, 31वां तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था 2016 में, है ना। तो ये 33वां ओलंपिक है जो कि पेरिस में आयोजित हो रहा है। इसको हम सही कर देंगे, डोंट वरी। तो सभी आंकड़े जो है इससे संबंधित खेलों की समाप्ति के बाद हम देंगे। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति है जिसका 46वां सत्र भारत में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ जुलाई 2024 में। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 24 नए विश्व धरोहर स्थल इस बार जुड़े हैं विश्व धरोहर सूची में, जिनमें भारत का चेराईदेव मोइदम जो कि असम में स्थित है, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बना है। सांस्कृतिक श्रेणी में इसको चुना गया है। भारत 43 स्थलों के साथ विश्व में 6ठे स्थान पर है, जहां पर सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल आते हैं। इस श्रेणी में पहले स्थान पे इटली है, जहां के 58 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल आज तक घोषित किया गया है। 167 देशों में अब 1100 से अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनको जोड़ा या घटाया भी जा सकता है। तो 1100 से अधिक स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है। इसके पहले कई स्थलों को हटाया भी गया है, ध्यान रखिएगा। तो घटाया भी जा सकता है, स्टेटमेंटल क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा। 80% से अधिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी में आते हैं, बाकी प्राकृतिक श्रेणी में। 1978 में सूचीबद्ध जो प्रथम स्थल था, गैलापागोस द्वीप समूह और चीन की दीवार। भारत ने सांस्कृतिक कलाकृतियों के अवैध व्यापार से लड़ने के लिए किस देश के साथ एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए इस सत्र के दौरान? तो अमेरिका के साथ, ठीक है, सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय भी इस दौरान ओपन किया गया, शुरू किया गया। जापान स्थित जो 24 नए स्थल घोषित किए गए, इसमें सबसे चर्चित जापान स्थित साडो स्वर्ण और चांदी की खदानें रहीं, इनको भी शामिल किया गया है। इसका दक्षिण कोरिया के साथ विवाद था। कुछ समय पहले दक्षिण कोरिया ने अपने जो दावे था उसको वापस ले लिया था। इसके बाद ये चर्चा में आया था। तो साडो याद रखिएगा, जापान स्थित विश्व धरोहर सूची में शामिल नया स्थल है। 28 जुलाई 2024 विश्व हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया गया। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 जुलाई 1925 को हेपेटाइटिस के टीके के खोजकर्ता बारूक ब्लमर का जन्म हुआ था। बारूक ब्लमबर्ग, याद रखिएगा नाम ये। 21 जुलाई को कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा की रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान रखिए कब, 21 जुलाई 2023 को कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा, यूरोपीय संघ का यह सेवा है, यह सर्विस है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अब तक का सबसे गर्म दिन जो है घोषित किया गया है, 21 जुलाई 2023 को घोषित किया गया है। 21 जुलाई 2023 को जो पृथ्वी की सतह पर हवा का औसत ताप था वो 17.09 डिग्री सेल्सियस था, या 62.7 डिग्री फ़ारेनहाइट था। ठीक, 21 जुलाई 2023, याद रखिएगा इस डेट को। कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अब तक का सबसे गर्म दिन इसको माना गया है। CBAM इस दौरान चर्चा में रहा, जिसका नाम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। यूरोपीय संघ की योजना है। किसकी योजना है? यूरोपीय संघ की योजना है।
जलवायु परिवर्तन की खामियों को, कमियों को या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का 142वां सत्र आयोजित हुआ। कहाँ पर? पेरिस में 142वां सत्र था। भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। इस तरह से व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया इस सत्र में। ठीक है। विश्व नेता शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड्स लीडर समिट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में आयोजित हुई। बस इतना याद रखिए। ग्रेविन म्यूजियम पेरिस फ्रांस में स्थित है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के इसने मंगवाए हैं। यह सम्मान पाने वाले शाहरुख खान पहले बॉलीवुड पर्सनालिटी बन गए हैं। वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट FAO के द्वारा, अभी हमने जो आपको बताए थे उसके पूरक आंकड़े देख लीजिए। दुनिया में वन क्षेत्रफल में कितना है? वन क्षेत्रफल पूरे भूभाग का तो 31% है। और क्षेत्रफल देखें तो 4.1 बिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आती है। शीर्ष 5 वन क्षेत्रफल वाले जो देश हैं, रूसी संघ, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद कनाडा, फिर USA और उसके बाद चीन। ये वैश्विक वन क्षेत्रफल का 54% 5 देश योगदान करते हैं। वैश्विक मैंग्रोव क्षेत्रफल की बात करें तो 14.8 मिलियन हेक्टेयर वैश्विक मैंग्रोव क्षेत्रफल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का जो कवर है, जो हिस्सा है 44% है, अर्थात सबसे ज़्यादा है। वैश्विक वनोन्मूलन दरों में वन कम होने के, वन के विनाश के दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2002 के मध्य वार्षिक जो वनोन्मूलन की दर थी 15.8 मिलियन हेक्टेयर थी, जो कि 2015 से 20 के मध्य घटकर 10.2 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष हो गई। 1990 से 2020 तक कुल 420 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई या वनोन्मूलन हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में सदस्य बनने वाली पहली महिला बनी थी। हाल ही में इनको दोबारा सदस्य निर्वाचित किया गया है IOC का। अभ्यास खान क्वेस्ट उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित होने वाला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। भारत भी इसमें शामिल हो रहा है। आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी है, अश्विनी वैष्णव जो कि IT मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन यहाँ पर स्थापित किया गया, शुभारंभ किया गया इसका। किस नाम से? अपना रेडियो 90.0 FM। साथ ही 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की घोषणा की गई। 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। विषयगत पुरस्कार की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार रेडियो मयूर बिहार के अंतर्गत टेक सखी कार्यक्रम को, दूसरा पुरस्कार या द्वितीय पुरस्कार रेडियो कोच्चि केरल के अंतर्गत निरंगल कार्यक्रम को, थर्ड अवार्ड हेलो दून उत्तराखंड के मेरी बात प्रोग्राम को दिया गया। सर्वाधिक नवोन्मेषी सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार यरलवेनी सांगली महाराष्ट्र के कहानी सुनंदाची कार्यक्रम को दिया गया। सेकेंड अवार्ड वायलागा वनोली तमिलनाडु के लेट्स बिल्ड अ न्यू नॉर्म कार्यक्रम को दिया गया। थर्ड पुरस्कार सलाम नमस्ते उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिए ये महत्वपूर्ण है, मेड दीदी प्रोग्राम को दिया गया। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार रेडियो ब्रह्मपुत्र असम के इगारे कुन कार्यक्रम को, सेकंड पुरस्कार रेडियो कोटागिरी के जो कि तमिलनाडु का है एन मक्कन लुडन पायनम कार्यक्रम को दिया गया। थर्ड पुरस्कार रेडियो एक्टिव बिहार के अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर कार्यक्रम को दिया गया। स्थिरता मॉडल पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार रेडियो बेजिगर केरल को, सेकंड पुरस्कार रेडियो नमस्कार उड़ीसा को, थर्ड पुरस्कार रेडियो अंतरवाणी कर्नाटक को दिया गया। कीफा
ये क्या है? रूस और चीन व्यापार के लिए समाधान है। जैसे चीन का सामान रूस जाना है तो कितनी सरलता से जा पाए, उसके लिए एक समाधान है जिसका नाम कीफा है, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। हाल ही में डिजिटल उपकरण के रूप में यह विश्व में प्रसिद्ध हुआ है। इसको उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारत की पहली एकीकृत इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सुविधा लॉन्च की गई है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा लॉन्च की गई है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई। ओरोपोच एक विषाणु है। हाल ही में ब्राजील में इससे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिए, ये विषाणु है जो मच्छरों के द्वारा ज़्यादातर ये फैलता है। भारत 25 जुलाई 2024 से एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के अध्यक्ष का पदभार भारत ने संभाला। आपको बता दें कि बैंकॉक, थाईलैंड में चीन से ये कार्यभार भारत ने ग्रहण किया, जहां पर एडीपीसी के न्यासी बोर्ड की 5वीं बैठक आयोजित हुई। एडीपीसी अर्थात एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की न्यासी बोर्ड की 5वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? बैंकॉक, थाईलैंड में, जहाँ पे भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। कार्यभार ग्रहण किसने किया भारत की तरफ से? डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2010 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी, इंटरनेशनल टाइगर डे की। इसकी थीम क्या है? कार्रवाई का आह्वान, कॉल टू एक्शन। अगर टाइगर एक्शन की बात करें तो भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के साथ मिलकर 1 अप्रैल 1973 को की थी। आपको बताते हैं कि राजस्थान का धौलपुर करौली भारत का 55वां बाघ अभ्यारण्य है। इस तरह से भारत में वर्तमान में कुल 55 बाघ अभ्यारण्य हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ विश्व में अगर देखा जाए तो भारत में पाए जाते हैं, उसके बाद रूस में पाए जाते हैं। विश्व के कुल बाघों में 70% से अधिक बाघ अकेले भारत के हैं। 2022 की गणना के अनुसार भारत में 3167 बाघ हैं औसतन। इसमें सर्वाधिक बाघ हैं मध्य प्रदेश में 785, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद उत्तराखंड में। ये कुछ जानकारियां थीं। तुर्की की संसद द्वारा हाल ही में आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु संबंधी विवादास्पद कानून पारित किया गया है, जो विश्व में निंदा का विषय बना हुआ है। नेट्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, हाल ही में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नेट्स 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही प्रशिक्षुओं के लिए 100 करोड़ रुपए के वजीफे की घोषणा शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई है, जिसका भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा। कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024, इसका 32वां संस्करण हाल ही में पूसा ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान में आयोजित हुआ। 2 से 7 अगस्त तक ये आयोजन हो रहा है। 66 वर्षों के बाद भारत में यह आयोजन हो रहा है। भारत में दूसरी बार यह आयोजन हो रहा है। 1958 में पहली बार आयोजन हुआ था। इस बार के आयोजन का जो विषय है टिकाऊ कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1960 में शुरू किया गया था। पहला आयोजन जो हुआ था लुबियाना, स्लोवेनिया देश के इस लुबियाना नामक शहर में हुआ था। इसका आयोजन हर 3 वर्ष में किया जाता है। इस बार का जो आयोजन है ये 32वां आयोजन है। प्रीति सूदन को हाल ही में UPSC की नई अध्यक्ष, नई चेयरमैन बनाया गया है। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2010 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। 24 जुलाई को इसलिए क्योंकि 24 जुलाई 1860 को सबसे पहले आयकर को जेम्स विल्सन ने लगाया था भारत में। MSME टीम पहल, MSME
टीम पहल एमएसएमई व्यापार क्षमता व वितरण पहल इसका फुल फॉर्म है। एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा रैंप योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। इसका जो लक्ष्य है टीम पहल का 5 लाख एमएसएमईज को ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में शामिल करना। 26 जुलाई को विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान अर्थात कारगिल में विजय पाई थी घुसपैठियों पर जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे। गेमी एक चक्रवात है, टाइफून है, जो कि ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी चीन में आया। लाओस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। भगवान राम और गौतम बुद्ध पर डाक टिकट यहाँ पर हाल ही में जारी किया गया। कहाँ पर? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस में। दाम्बुला श्रीलंका में स्थित ये शहर है। 9वां महिला एशियाई क्रिकेट यहाँ पर आयोजित हुआ। T20 फॉर्मेट में श्रीलंका ने भारत को फाइनल में हराकर पहली बार ये टूर्नामेंट जीत लिया। अब तक 9 बार यह आयोजन हुआ है, जिसमें भारत ने सर्वाधिक 7 बार ये टूर्नामेंट जीता है। बांग्लादेश ने 1 बार जीता है। श्रीलंका पहली बार विजेता बना है। जिया राय 16 वर्षीय भारतीय हैं, मुंबई की रहने वाली हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक बन गई हैं। ये ऑटिज्म से पीड़ित महिला हैं। आपको बता दें कि इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करने वाला चैनल है। पहली बार 1875 में मैथ्यू वेब ने इसको तैरकर पार किया था। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। मधुमेह विज्ञान में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में इनको प्रदान किया गया। आम बजट 2024-25 मोदी 3.0 का पहला बजट है। फरवरी में जो बजट आया था, चूँकि जो आम चुनाव होते हैं उसके ठीक पहले जो बजट आता है वो अंतरिम बजट होता है। अंतरिम बजट का उद्देश्य जब तक चुनाव चलेंगे तब तक के लिए कैसा देश में किस तरह की योजनाएं चलेंगी, क्या लक्ष्य होंगे, तो कुछ नियत बजट निर्धारित किया जाता है जिसको अंतरिम बजट कहते हैं। अब ये फुल बजट आया है, आम बजट आया है 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। इसके 4 मुख्य फोकस समुदाय कौन है? गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। 4 मुख्य विषय कौन कौन से हैं? रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? कृषि उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार व कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास तथा सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नवाचार, अनुसंधान और विकास, नई पीढ़ी के सुधार। तो ये 9 प्राथमिकताएं हैं। बजट का आकार 48.21 लाख करोड़ का है। विस्तृत विवरण जो है बजट का वो आर्थिकी वाले वीडियो में हम प्रोवाइड करवाएंगे। ये एक दृष्टि है मात्र। तो ये था आपका जुलाई करंट अफेयर्स। फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।